गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो हम लोग सेमीकंडक्टर में पढ़ चुके हैं पीएन जंक्शन डायोड कैसे तैयार होता है, और उसके बाद हम लोग उसमें तमाम सारे पॉइंट्स थे वो पढ़ चुके हैं। उसके बाद हम लोग पीएन जंक्शन डायोड की बायसिंग पढ़ चुके हैं। बायसिंग दो प्रकार की होती है, फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग, और वीआई कर्व पढ़ चुके हैं, फॉरवर्ड बायस के भी और रिवर्स बायस के भी। वीआई कर्व को हम लोग कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व, ठीक है ना। फॉरवर्ड सब इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि ट्रांजिस्टर हट गया है इसलिए सेमीकंडक्टर में जितना भी कुछ बचा है वो सब कुछ इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। जब ट्रांजिस्टर भी था सिलेबस में तब कभी क्वेश्चन पीएन जंक्शन से आता था, कभी ट्रांजिस्टर से आता था। अब जब ट्रांजिस्टर हट गया तो क्वेश्चन तय है कि इतने से ही आना है, इसलिए इसको तैयार करना जरूरी है। 2 क्वेश्चन वाला चैप्टर है, 2 क्वेश्चन का बड़ा इंपॉर्टेंस है। चलिए, तो अब हम लोग बायसिंग वगैरह सब पढ़ने के बाद यहाँ तक हम लोग ब्रेकडाउन भी पढ़ चुके हैं, अवलांच ब्रेकडाउन और जीनर ब्रेकडाउन। उसके बाद हम लोग जीनर डायोड के बारे में पढ़ चुके हैं। जीनर डायोड किस प्रकार से काम करता है और क्या काम करता है, क्या काम करता है और किस प्रकार से काम करता है। जीनर डायोड फ्लक्चुएटिंग डीसी वोल्टेज को कांस्टेंट डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट करता है, जिसे कहते हैं वोल्टेज को रेगुलेट करता है। रेगुलेट मतलब फ्लक्चुएशन को खत्म करके कांस्टेंट वोल्टेज जनरेट करता है। उसके बाद हम लोग जीनर डायोड का एक क्वेश्चन कर चुके हैं। जीनर डायोड के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कौन कौन से फार्मूले इस्तेमाल किए जाते हैं वो सब हम लोग कर चुके हैं। ये सब आपको अगर किसी का छूट गया है तो उसको तुरंत वीडियो देखना चाहिए, ज़्यादा लेट ना करें, क्योंकि काम जब इकट्ठा हो जाता है किसी के भी पास, चाहे मेरे पास चाहे तुम्हारे पास, तो उसको होने में फिर बड़ी दिक्कत हो जाती है। और रेगुलर करते रहो तो काम हो भी जाता है और पता भी नहीं चलता, इसलिए रेगुलर देखते रहिए समय निकाल के। मॉडर्न फिजिक्स के सारे चैप्टर आपको ऑनलाइन पढ़ाए जा रहे हैं। सबसे पहले हमने पढ़ाया था एटॉमिक स्ट्रक्चर, थॉमसन एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, बोर्ड्स एटॉमिक मॉडल, और उससे जुड़ी हुई सारी इंपॉर्टेंट बातें, एमिशन स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, लाइमन, बामर, पाशन, बेकेट, फुंड और हेम्फरी सीरीज के बारे में। और बताया था कि केवल बामर सीरीज जो है वो विजिबल है, इसका पहला मेंबर रेड होता है, दूसरा मेंबर ब्लू होता है, तीसरा मेंबर वायलेट और अंतिम मेंबर भी वायलेट होता है। अंतिम मेंबर की वेवलेंथ को हम लोग सीरीज लिमिट के नाम से जानते हैं। ये सब मैं आपको याद दिला रहा हूँ इसलिए कि थोड़ा ध्यान रहे। हालांकि एक बार हम रिवीजन भी करा देंगे, पूरे 2 घंटे की एक लेक्चर लेकर हम लोग पूरे जितना भी मॉडर्न फिजिक्स से पढ़ा है सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एक बार हम लोग रिवाइज करेंगे। कहने का मतलब ये है कि आप रेगुलर देखें, आप ये ना सोचें कि एक दिन ऐसा आएगा जब हम इकट्ठे देखना शुरू करेंगे और हम 2 ही 3 दिन में सारी मॉडर्न फिजिक्स के लेक्चर देख डालेंगे। प्रैक्टिकली ऐसा हो नहीं पाता है, आप इसको मानिए, ठीक है ना। आप करके देखेंगे तो भी हो नहीं पाएगा, हो भी जाएगा तो आप कितना देर देखेंगे, आखिरकार कितना पढ़ लेंगे एक साथ। इसलिए रेगुलर पढ़िए, रेगुलर वीडियो को देखिए, तो ज़्यादा मेहनत भी नहीं पड़ेगी और हो भी जाएगा। जीनर डायोड का ये बेसिकली डायग्राम है, और जीनर डायोड के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ये फार्मूले इस्तेमाल किए जाते हैं। मेन करंट आई 2 भागों में बढ़ती है, एक जीनर में जाती है, एक लोड पे जाती है, इसलिए आई इक्वल आई जीनर प्लस आई लोड। जीनर पर वोल्टेज और लोड पर वोल्टेज बिल्कुल बराबर रहता है और वही आउटपुट वोल्टेज भी कहलाता है। कहने का मतलब है जीनर के अक्रॉस जो वोल्टेज होता है वही आउटपुट वोल्टेज भी होता है, दोनों बिल्कुल इक्वल होते हैं क्योंकि दोनों बिल्कुल पैरेलल में हैं। जो इनपुट वोल्टेज दिया जाता है वो 2 भागों में बढ़ता है। मान लीजिए 20 वोल्ट है तो इसे मिल गया 15 वोल्ट, इसे मिल गया 5 वोल्ट, इसको मिल गया 5 वोल्ट तो इसको भी मिलेगा 5 वोल्ट, ठीक है ना। ये इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व करने का के लिए ये फार्मूले इस्तेमाल होते हैं। उसके अलावा एक फार्मूला जो हम लोग हमेशा से पढ़ते आए हैं, V = IR, है ना। तो जीनर पर अगर V बोलेंगे तो VZ मतलब जीनर = I जीनर इंटू R जीनर। लोड पर बोलेंगे तो V0 = I लोड इंटू R लोड, ठीक है ना। और मेन ब्रांच में बोलेंगे तो VS, इसे कहते हैं सीरीज रेजिस्टेंस, VS = I इंटू RS। इस प्रकार से हम ये 3 इक्वेशन का इस्तेमाल और करके अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और ये जो पहला क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया था उसमें हम लोगों ने थर्ड फार्मूले का भी इस्तेमाल किया, थर्ड फार्मूले का भी इस्तेमाल हुआ।
और फर्स्ट फार्मूले का भी इस्तेमाल हुआ और यहाँ पर सेकंड फार्मूले का भी इस्तेमाल हुआ, ठीक है ना। इन तीनों का इस्तेमाल करके हम लोगों ने जीना डायोड का पहला क्वेश्चन सॉल्व किया था। आप इसको वीडियो में देखिए, क्योंकि हमको आप आगे चलना जरूरी है, क्योंकि अब आगे टॉपिक स्टार्ट करके ख़त्म करना जरूरी है। ऊपर वाला डायग्राम और नीचे वाला डायग्राम बिल्कुल सेम है। यहाँ पर फ्लक्चुएटिंग इनपुट दिया जाएगा, इस जगह पर इनपुट कैसा होगा, इनपुट फ्लक्चुएटिंग होगा। ये देखिए, ये वोल्टेज जो कि बढ़ रहा है घट रहा है, ये देखिए। और वहाँ जब आउटपुट आएगा तो वो लगभग यूनिफॉर्म होगा, बिल्कुल यूनिफॉर्म तो नहीं होगा, ये देखिए, लेकिन समय के साथ वोल्टेज लगभग कांस्टेंट वैल्यू का हमको मिलेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है और अब हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें जीना डायोड पर पावर दी हुई है, रेटेड पावर यानी कि प्रिंटेड पावर। प्रिंटेड पावर दी हुई है, रेटेड पावर मतलब प्रिंटेड पावर दिया हुआ है 2 वाट और प्रिंटेड वोल्टेज इसका दिया हुआ है 5 वोल्ट। और हमसे सीरीज रेजिस्टेंस की वैल्यू पूछी गई है। इनपुट रेजिस्टेंस 3 वोल्ट से लेके 9 वोल्ट तक वेरिएशन शो कर रहा है, ठीक है ना। हमें क्योंकि जीना डायोड पर मैक्सिमम इंफॉर्मेशन दी गई है, पावर मैक्सिमम पावर दी गई है, मैक्सिमम वोल्टेज दिया गया है, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट हो गए। तो चलिए हम लोग यहाँ पर थे कि क्या क्या दिया हुआ है। यहाँ पर जीनर के ऊपर पावर दी हुई है, प्रिंटेड पावर दी हुई है और 2 वाट, और जीनर के ऊपर प्रिंटेड वोल्टेज दिया हुआ है 5 वोल्ट। और हमें सीरीज रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करनी है। इनपुट रेजिस्टेंस 3 वोल्ट से लेके 9 वोल्ट तक वेरी कर रहा है। जीनर पर हमको रेटेड वैल्यू दी हुई है। रेटेड का मतलब होता है मैक्सिमम, यानी कि जीनर पर मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस 5 वोल्ट होगा और मैक्सिमम पावर जो जीनर पर डेवलप होगी वो 2 वाट डेवलप होगी। तो हमें सीरीज रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो आइए शुरुआत पहले यहीं से कर लेते हैं। ऑन जीना डायोड पर वी जीनर P इज इक्वल टू V इंटू आई। तो ये P मैक्सिमम ले लें हम लोग और ये मैक्सिमम वोल्टेज ले लें, तो हमको करंट की वैल्यू पता चल जाएगी। ये सब प्रिंटेड वैल्यूज होंगी, ठीक है ना। मैक्सिमम वैल्यूज है मतलब प्रिंटेड वैल्यूज हैं। ये दिया हुआ है 2, ये दिया हुआ है 5 और आई मैक्सिमम हम कैलकुलेट कर पाएंगे इससे। आई मैक्सिमम इज इक्वल टू 2/5 एम्पियर। अब आ जाइए सीरीज रेजिस्टेंस पर हम लोग के कुछ कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है ना। ऑन सीरीज रेजिस्टेंस आई मैक्स इज इक्वल टू वी मैक्सिमम अपॉन आर सीरीज। अब जैसा कि आपको मालूम है कि ये जो इक्वेशन हम लोग फार्मूला हम लोग बना रहे हैं वो मैक्सिमम वैल्यूज पर बना रहे हैं। तो मैक्सिमम वैल्यूज पर बनाने की वजह से हम इनपुट का भी मैक्सिमम वोल्टेज लेकर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इनपुट का मैक्सिमम वोल्टेज 9 वोल्ट और यहाँ पर मैक्सिमम वोल्टेज 5 वोल्ट, ठीक है ना। ये 9 वोल्ट जो होगा वो 2 भागों में बटेगा, ये आपको मालूम है। इनपुट का V इज इक्वल टू 2 भागों में बढ़ता है, एक सीरीज रेजिस्टेंस को मिलता है और एक जीनर को मिलता है। तो इसकी वैल्यू 9 ले ली हमने। सीरीज रेजिस्टेंस हमको देखना है और प्लस इसकी वैल्यू देखिए 5 है। इस प्रकार से सीरीज रेजिस्टेंस पर जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो 4 वोल्ट होगा। मैक्सिमम करंट 2/5 और ये 4 वोल्ट और सीरीज रेजिस्टेंस हमको फाइंड करना है।
सीरीज रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 5 इंटू 4 यानी कि 20/2 यानी कि 10 ओम। तो देखिए जैसा कि हमने आपसे कहा था कि जो फार्मूले हमने जीनर डायोड के सवालों को सॉल्व करने के लिए बताए हैं वही फार्मूले इस्तेमाल हो रहे हैं। देखिए ये फार्मूला भी बताया था, ध्यान करिए, V सीरीज इज इक्वल टू I मेन करंट इंटू R सीरीज, इसे हम लोग सीरीज रेजिस्टेंस कहते हैं, ठीक है ना। तो इस फार्मूले का प्रयोग किया गया, ये देखिए यहाँ पे किया गया। साथ ही साथ एक फार्मूला हमने और बताया था, इनपुट वोल्टेज दो भागों में बढ़ता है, एक मिलता है सीरीज रेजिस्टेंस को और एक मिलता है जीनर डायोड को। तो यहाँ मतलब ये फार्मूला भी सवाल में इस्तेमाल हुआ। तो पहले हाँ एक फार्मूला इस्तेमाल हुआ और पावर का फार्मूला जो हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी से पढ़ते चले आ रहे हैं, पावर इज इक्वल टू V इंटू आई। तो जीनर पर पावर बराबर जीनर पर वोल्टेज, जीनर पर करंट, ये दिया था, ये निकाल लिया। ये निकालने के बाद इस पर पोटेंशियल डिफरेंस भी निकाल लिया, और जब इस पर पोटेंशियल डिफरेंस भी मालूम है और करंट भी मालूम है, करंट मालूम है क्योंकि जो करंट यहाँ जाएगा वही करंट यहाँ जाएगा। और इस करंट की वैल्यू कितनी है बताइए, 2/5 एम्पियर। तो इस करंट की वैल्यू भी 2/5 एम्पियर होगी। इस सवाल में ये करंट दो भागों में नहीं बटेगी क्योंकि एक रास्ता देखिए टूटा हुआ है, खुला हुआ है। तो ये जो टर्मिनल निकले हुए हैं ये केवल आउटपुट दिखाने के लिए निकले हुए हैं कि हम इनके और उनके बीच में आउटपुट लेंगे। जैसे हमें कोई बल्ब जलाना है तो हम यहाँ पर बल्ब को लगाएंगे, या फिर हमें अगर कांस्टेंट वोल्टेज चाहिए तो हम यहाँ पर वोल्ट मीटर लगाकर चेक करेंगे कि ये वोल्टेज कांस्टेंट है कि नहीं है। तो इस सवाल में मेन करंट दो भागों में नहीं बटेगा, मेन करंट यहाँ से चलेगा और वो जीनर से होता हुआ वापस जाएगा, ठीक है। कह रहे हैं किसी क्रिस्टल में एंटीमनी मिलाने पर क्या होगा। एंटीमनी आर्सेनिक, एंटीमनी, फास्फोरस, ये तीनों पेंटावेलेंट होते हैं। तो क्या होता है कि जब ये जर्मेनियम में मिलाए जाते हैं तो एक जर्मेनियम एटम को रिप्लेस कर देते हैं और 4 बॉन्ड ब्रेक करके रिबॉन्डिंग स्टार्ट करते हैं। अब इनके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 5, तो 4 तो ये काम पे लगा देते हैं, एक फ्री हो जाता है, ठीक है ना। और फ्री होने की वजह से क्रिस्टल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है और एन टाइप सेमीकंडक्टर का फॉर्मेशन हो जाता है। आगे चलेंगे, कुछ डायग्राम दिए हैं और पूछा गया है कि इनमें से कौन सा सिचुएशन फॉरवर्ड बायस और कौन सा रिवर्स बायस है। देखिए यहाँ पर एन टाइप कम पर है और जो पी साइड है वो हाई पर है, तो ये क्या हो गया बताइए, फॉरवर्ड बायस। देखिए पी टाइप -10 वोल्ट पर है और एन टाइप जो है वो 0 वोल्ट पर है। यहाँ पे लिख लो 0 वोल्ट, जो V0 लिखा है वहाँ लिख लो 0 वोल्ट, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर जो पी साइड है वो लो पर है, तो ये कैसा हो गया बताओ, रिवर्स बायस। बताइए -10 और 0 में कौन सा लो वोल्टेज है। -10 वोल्ट लो है 0 वोल्ट से। तो पी साइड को लो पोटेंशियल पर रखने का मतलब है रिवर्स बायस। उसके नीचे का डायग्राम देखिए, पहले एन और पी लिख लिया करो तब समझ में आ जाएगा। एन साइड -12 पर है और पी साइड -5 पर है, तो कौन सा लो पर है बताइए, एन साइड लो पर है क्योंकि -12 वोल्ट कम है -5 वोल्ट से। तो ये है देखिए फॉरवर्ड बायस, ठीक है। और उसका अगला डायग्राम देखिए, सबसे पहले पी और एन लिख लिया करो, उससे समझ में आ जाएगा। और ये देखिए एन जो है वो 5 वोल्ट पर है और जो पी है यहाँ लिख लो 0 वोल्ट, बुकलेट में यहाँ पर लिखिए 0 वोल्ट, ठीक है ना। तो P देखिए लो पर है और N देखिए 5 पर यानी कि हाई पर है, उल्टा काम हो रहा है। N हाई पर है और P लो पर है, तो ये कैसा हो गया बताइए, रिवर्स बायस्ड, ठीक है। तो इस प्रकार से हम फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस को पहचानते हैं। आइए फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस को एक बार फिर तुम्हें याद दिला दें। ये देखिए ये एन जंक्शन डायोड है जिसमें ये है पी टाइप और ये है एन टाइप। तो पी टाइप को हाई पोटेंशियल और एन टाइप को लो पोटेंशियल जब देते हैं तो ये क्या होता है, फॉरवर्ड बायस। और कभी अगर अपोजिट पोलैरिटी कर दी गई, मतलब कि पी साइड
और N साइड में से P साइड को हमने नेगेटिव से जोड़ दिया और N साइड को हमने पॉजिटिव से जोड़ दिया, तो ये डायोड रिवर्स बायस हो गया। और अगर ये आइडियल डायोड है तो ये कंडक्ट नहीं करेगा, ये अपने ऊपर से करंट को जाने ही नहीं देगा, क्योंकि रिवर्स बायस में जंक्शन का रेजिस्टेंस बहुत 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 ज़्यादा हो जाता है और आइडियल डायोड में तो इनफाइनाइट हो जाता है। जबकि फॉरवर्ड बायस सिचुएशन में ये अच्छा कंडक्ट करेगा और इसका रेजिस्टेंस अगर दिया ना हो तो 0 माना जाएगा, और रिवर्स बायस में इसका रेजिस्टेंस अगर दिया ना हो तो इनफाइनाइट मानकर सवाल को सॉल्व करेंगे। ठीक है, फॉरवर्ड बायस सिचुएशन में जब हम फॉरवर्ड बैटरी वोल्टेज को बढ़ाते हैं तो क्या होता है, डिप्लेशन रीजन में क्या होता है। ये देखिए P साइड और ये देखिए N साइड फॉरवर्ड बायसिंग करना चाहते हैं, यानी कि P को पॉजिटिव से और N को बैटरी के नेगेटिव से जोड़ेंगे। इस बैटरी के वोल्टेज को बोलते हैं फॉरवर्ड बायस वोल्टेज। और ये डिप्लेशन लेयर बिल्कुल पतली हो जाती है, ये देखिए ये डिप्लेशन लेयर है जो बिल्कुल पतली हो गई, और यहाँ पर नया पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V, और डेल्टा V इज इक्वल टू V0, मतलब पुराना पोटेंशियल डिफरेंस माइनस फॉरवर्ड बैटरी का वोल्टेज। नेट पोटेंशियल, नया पोटेंशियल डिफरेंस इस फॉर्मूले से निकाला जाता है। ठीक है ना, तो अगर हम फॉरवर्ड बायस बैटरी के वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो V0 से और ज़्यादा वैल्यू घटेगी और ये कम होता चला जाएगा, तो क्या आंसर होगा, डिक्रीजेस। ठीक है ना, ये जितना ज़्यादा होगा पोटेंशियल डिफरेंस उतना कम होगा। ये क्या है, ये उस समय का बैरियर पोटेंशियल है जब हमने कोई बैटरी नहीं लगाई थी, यानी कि अनबायस सिचुएशन का बैरियर पोटेंशियल है। और अब हमने बैटरी लगा दी बैटरी जो लगी है वो इसके अपोजिट पोलैरिटी में लगी है, क्योंकि पहले बैटरी लगाने के पहले ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव था, और बैटरी तुमने उल्टा लगा दी। नेगेटिव जो लेयर थी आयन की, एल्युमिनियम आयन, और ये पॉजिटिव लेयर यहाँ पर फास्फोरस आयन, तो बैटरी उनके अपोजिट लगी हुई है। माइनस साइड को P से जोड़ा है और प्लस साइड को माइनस साइड को पॉजिटिव आयन वाले साइड से जोड़ा है और प्लस को नेगेटिव आयन वाले साइड से जोड़ा है। इसका मतलब है ये वोल्टेज इस वोल्टेज के अपोजिट है, इसीलिए घटेगा, और नेट वोल्टेज मतलब नेट बैरियर पोटेंशियल V0 माइनस VF होगा। इसका मान जितना ज़्यादा होगा, मतलब ये बैटरी जितनी ज़्यादा स्ट्रांग होगी, नया पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही कम होगा। ये बड़े समझने की बात है, बहुत छोटी बात है, हालांकि बात बहुत छोटी है, समझने की बात है। डायोड एज अ रेक्टिफायर, रेक्टिफायर का मतलब होता है AC को DC में बदलना, कन्वर्जन ऑफ AC इनटू डायरेक्ट करंट मतलब DC। किस प्रकार से ये काम करता है, ये दो प्रकार का होता है रेक्टिफायर, एक होता है हाफ वेव रेक्टिफायर, एक होता है फुल वेव रेक्टिफायर। तो पहले हम आपको हाफ वेव रेक्टिफायर को समझा देंगे, उसके बाद फुल वेव रेक्टिफायर पर आएंगे। हाफ वेव रेक्टिफायर का आउटपुट कैसा आता है वो सब अभी डिस्कस कर लेंगे, ध्यान से देखना। हाफ वेव रेक्टिफायर का मतलब है कि AC को DC में कन्वर्ट करना है। ये देखिए ये ऑल्टरनेटिंग करंट या ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज है, और हम आउटपुट चाहेंगे हाफ वेव, यानी कि आधी वेव मिले फिर ये ना मिले, फिर ये मिले, हाँ ये मिले, फिर ये ना मिले, फिर ये मिले, फिर ये ना मिले, फिर ये मिले। समझ रहे हैं ना, ये देखिए मतलब पॉजिटिव साइकिल मिले और नेगेटिव ना मिले, या नेगेटिव साइकिल मिले पॉजिटिव ना मिले, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव में से आधा, या तो सारे साइकिल पॉजिटिव मिल जाए या सारे साइकिल नेगेटिव मिल जाए। तो ये देखिए ये क्या है, देखिए DC है। कैसे मालूम पड़ा ये DC है, क्योंकि करंट रिवर्स नहीं हो रही है, वोल्टेज भी रिवर्स नहीं हो रहा है। देखिए ये क्लॉकवाइज है, पॉजिटिव है ना, क्लॉकवाइज, ये भी क्लॉकवाइज, ये भी क्लॉकवाइज। तो बताइए DC हुआ कि नहीं। AC का क्या मतलब होता है, बोलो, क्लॉकवाइज, और बताओ एंटी क्लॉकवाइज, और बताओ क्लॉकवाइज, और बताओ एंटी क्लॉक, और बताओ क्लॉकवाइज। जब हमने ऑल्टरनेटिंग करंट पढ़ाया तो हमने ये खूब समझाया, आप लोगों को वैल्यू लिख लिख के समझाया। उस लेक्चर को, उस वीडियो को जो भी हम पढ़ा चुके हैं उसको आप देख लेंगे तो आपको सब ध्यान आ जाएगा।
लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि आप देखते रहें, समय निकलता जाएगा और जो आप सोच रहे हैं कि देखेंगे अभी देखेंगे, वो होना ज़रा मुश्किल होता है। चलिए, समझने में आसान है, समझ में आपको जल्दी ही आ जाएगा। देखिए हम क्या करते हैं कि टर्मिनल ए और बी में हम ये वेव फॉर्म देते हैं। ये वेव फॉर्म हम ए पे डालते हैं, ठीक है ना। तो जब ए पे ये पल्स जाती है तो ये डायोड फॉरवर्ड बायस हो जाता है, क्योंकि ये कैसा है बताइए, पॉजिटिव, और ये वोल्टेज कैसा है, नेगेटिव। ये वोल्टेज पॉजिटिव है, हाँ वेरिएबल तो है ही है, वेरिएबल है लेकिन पॉजिटिव है, और ये वेरिएबल है लेकिन नेगेटिव है। तो जब ए को प्लस साइकिल मिलती है, और तुम देखो ध्यान से, ये पी है और ये एन है, जब पी को प्लस साइकिल मिलती है तो ये फॉरवर्ड बायस हो जाता है। फॉरवर्ड बायस हो जाता है तो ये पल्स आराम से पास करा देता है, कोई रुकावट नहीं डालता, क्योंकि फॉरवर्ड बायस हो जाने पे इसका रेजिस्टेंस 0 हो जाता है, तो ये पल्स को आराम से आउटपुट में जाने देता है। लेकिन जब ए पर ये पल्स जाती है, हाँ ए पर जब ये पल्स जाती है तो ये नेगेटिव पल्स है, तो पी को नेगेटिव मिलता है, जिससे ये रिवर्स बायस हो जाता है, इसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो जाता है और ये पल्स को आगे बढ़ने नहीं देता, और ये पल्स एब्सेंट हो जाती है। यही प्रोसेस कंटिन्यू रहता है। अब ए पर जब ये वाली पल्स जाती है तो ये पॉजिटिव पल्स है, तो पी को पॉजिटिव मिलता है और ये फॉरवर्ड बायस हो जाता है, इसलिए ये इस पल्स को आगे जाने देता है। और जब ये पल्स ए पर जाती है तो ये नेगेटिव है, और ये पी है तो पी को नेगेटिव मिलेगा, तो ये रिवर्स बायस हो जाएगा और इस पल्स को जाने नहीं देगा। इस प्रकार से ये पॉजिटिव पल्स को आउटपुट में निकाल के दे देगा और नेगेटिव पल्स को ये रोकता रहेगा, नहीं जाने देगा। इस तरीके से हमको डीसी मिलेगा। लेकिन इस डीसी में एक कमी है, और कमी ये है कि ये जो डीसी वोल्टेज है, आउटपुट वोल्टेज जो है वो पल्सेटिंग है। पल्सेटिंग मतलब फ्लक्चुएटिंग है, यानी कि वेरिएबल डीसी है। यानी कि हमें डीसी चाहिए लेकिन कांस्टेंट डीसी हमको नहीं मिल पाती है। इस फ्लक्चुएटिंग डीसी को कांस्टेंट डीसी में बदलने के लिए हम लोग फिल्टर सर्किट्स का इस्तेमाल करते हैं, जो अभी हम आपको बताएंगे। हर प्रकार का फिल्टर बताएंगे, लेकिन सुनते जाइए ध्यान से। ये हो गया इनपुट, ये हो गया इनपुट, और ये आ गया आउटपुट। ये इनपुट वोल्टेज है तो ये आउटपुट वोल्टेज है। अगर ये इनपुट करंट है तो ये आउटपुट करंट है। देखने में सब कुछ एक जैसा होगा। तुम्हारा मेन उद्देश्य ऐसा है, तुम्हें लेबोरेटरी में प्रयोग तो करना नहीं है, ठीक है ना। मेरी बात समझो, तुम्हें अपना सवाल सॉल्व करना है। तो तुम्हारे सवाल को सॉल्व करने के लिए जो जरूरी बातें हैं वो हम तुमको बता दे रहे हैं कि कैसे क्या होता है। इस पल्स के लिए ये फॉरवर्ड बायस हो जाता है, निकाल देता है। इस पल्स के लिए ये रिवर्स बायस हो जाता है, रोक देता है। इस पल्स के लिए फिर से फॉरवर्ड बायस हो जाता है, निकाल देता है। इस पल्स के लिए रिवर्स बायस हो जाता है डायोड, और इनफाइनाइट रेजिस्टेंस वाला बन जाता है, नहीं और पार जाने नहीं देता, नहीं निकालता, रोक देता है। इस प्रकार से हमारा आउटपुट ये हाफ वेव रेक्टिफायर इस प्रकार से वर्क करता है। अब बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जो न्यूमेरिकल बन सकता है वो अब हम वो डिस्कस करने जा रहे हैं। हमारा जो आउटपुट है उसको देख लो पहले। हमारा आउटपुट फ्लक्चुएटिंग है, मतलब बढ़ रहा है घट रहा है। हालांकि है क्लॉकवाइज ही, लेकिन वैल्यू कभी बढ़ रही है कभी घट रही है, कभी बढ़ रही है कभी घट रही है, और बीच बीच में कोई वैल्यू नहीं आ रही है। इसे कहते हैं रिपल्स। इन्हें हम रिपल फैक्टर के नाम से मतलब कैलकुलेट करते हैं। रिपल फैक्टर जितना ज़्यादा होगा फ्लक्चुएशन उतने ही ज़्यादा होंगे, और रेक्टिफायर उतना ही बैड माना जाएगा। फ्लक्चुएशन नहीं चाहिए हमको, लेकिन क्या करें, अभी तो फ्लक्चुएशन मिल ही रहे हैं, क्योंकि अभी हमने फिल्टर सर्किट नहीं लगाया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ जो आउटपुट मिला है, यहाँ पर जो आउटपुट मिला है ना, यहाँ पर जो हमें आउटपुट मिला है ना, तो इस आउटपुट जहाँ मिला है, तो इस टर्मिनल पर हम, हाँ ये मान लो A और ये मान लो B, तो A और B के बीच में हम यहाँ पर लगा देंगे फिल्टर सर्किट। जब हम फिल्टर सर्किट लगा देंगे तो हमें जो आउटपुट मिलेगा वो काफ़ी हद तक कांस्टेंट हो जाएगा। ये देखिए, ये कांस्टेंट आउटपुट। लेकिन ये कांस्टेंट आउटपुट फिल्टर सर्किट लगाने के बाद, तो हम फिल्टर सर्किट कहाँ लगाएंगे, यहाँ पर। ये देखिए, यहाँ पर हम लगाएंगे फिल्टर सर्किट, और इसके बाद जो आउटपुट मिलेगा वो अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट होगा। फिल्टर सर्किट के बारे में अभी बताएंगे। फिलहाल तो हम लोग यहाँ तक पढ़े हैं
कि हमें फ़िलहाल आउटपुट ये मिल रहा है और अभी हमने इसके आगे की पढ़ाई स्टार्ट नहीं की है। इसके आगे की पढ़ाई फिल्टर सर्किट पढ़ने के बाद होगी, जो कि 2 मिनट के अंदर ख़त्म भी हो जाएगी। नहीं, अगर आप समझेंगे तो वाकई में 2 मिनट ही लगेंगे, उससे ज़्यादा नहीं लगेंगे। समझ कर सुनेंगे तो 2 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेंगे। आउटपुट हमारा फ्लक्चुएटिंग है, और जब मतलब वेरिएबल है, डीसी है लेकिन वेरिएबल है, और जो चीज़ वेरिएबल होती है उसमें हम लोग आरएमएस वैल्यूज़ को कैलकुलेट करते हैं। तो आउटपुट की आरएमएस वैल्यू, जिसको हम लोग वी डैश आरएमएस कहते हैं, वो कैसे निकाली जाती है? इनपुट में जाके वी नॉट उठा लीजिए और अपॉन में 2 कर दीजिए। नहीं, √2 मत करिए। ये हाफ वेव रेक्टिफायर के फार्मूले हैं, जो कि ऑल्टरनेटिंग करंट के फार्मूले से अलग होते हैं, ठीक है ना। और आउटपुट में जो एवरेज वोल्टेज होगा, एवरेज वोल्टेज वो इनपुट में जाइए, इनपुट में जाके वी नॉट को उठा लीजिए और अपॉन में पाई कर दीजिए। ऑल्टरनेटिंग करंट में क्या होता है, अगर हम इसकी बात करें तो इसकी बात करें, बहुत ध्यान से सुनिएगा, 1 सेकंड के अंदर कंफ्यूजन बढ़ जाएगा, और ध्यान से सुनेंगे तो वो ख़त्म भी तुरंत हो जाएगा। अगर हम इस पर वही काम करें तो इसकी आरएमएस वैल्यू कैसे निकलेगी? ये एसी इनपुट है, इसकी आरएमएस वैल्यू कैसे निकलती है? पीक वैल्यू अपॉन √2 करके निकलती है। इसकी एवरेज वैल्यू कैसे निकलती है? एवरेज वैल्यू कैसे निकलती है? 2V0 अपॉन पाई करके निकलती है। लेकिन ये एसी नहीं है, ये फ्लक्चुएटिंग डीसी है, इसलिए इसके फार्मूले इससे बिल्कुल डिफरेंट होंगे। यहाँ पर होता है V0/√2, यहाँ पे होता है V0/2, यहाँ पे होता है 2V0 अपॉन पाई, यहाँ पे होता है V0 अपॉन पाई। V0 कहाँ से लेंगे? V0 इनपुट में डायग्राम देखना, इनपुट का इक्वेशन लिखा होगा, इनपुट का इक्वेशन लिखा होगा, कह तो रहे हैं बार बार, लिखा होगा V = V0 जैसे लिखा होगा 200 sin ω_t। ये देखिए एसी इनपुट, तो ये क्या है बताओ? V0। इनपुट में जाके ये नंबर उठा लेना, इसमें 2 का डिवाइड कर देना तो आउटपुट का आरएमएस वोल्टेज आ जाएगा, और पाई से डिवाइड कर देना तो आउटपुट का एवरेज वोल्टेज आ जाएगा। एवरेज वोल्टेज को इलेक्ट्रॉनिक्स में डीसी वोल्टेज भी कहा जाता है। ये सब टर्म तुम्हारे लिए ज़्यादा, तुमको इसमें घुसना नहीं है, ज़्यादा अंदर जाना नहीं है, जितना बता रहे उतना सुन लीजिए। बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स अनलिमिटेड है, इलेक्ट्रॉनिक्स का कोई ओर छोर नहीं है। आजकल जो कुछ भी हो रहा है वो इलेक्ट्रॉनिक्स की वजह से हो रहा है। कुछ भी तुम सोच लो, ये मोबाइल जिससे हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, ये बोर्ड जिस पे हम लिख रहे हैं, ठीक है ना, या तमाम सारी चीज़ें, जितनी भी चीज़ें हैं वो मैक्सिमम में इलेक्ट्रॉनिक्स का इस्तेमाल हो रहा है। आपको थोड़ा सा पढ़ना है, आप थोड़ा सा पढ़िए, अपना काम चलाइए, आगे बढ़िए, ठीक है ना। अब हाफ वेव रेक्टिफायर की एफिशिएंसी कैसे निकाली जाती है? तो एफिशिएंसी निकालने के फार्मूला होता है 0.406 अपॉन 1 प्लस स्मॉल r जंक्शन रेजिस्टेंस और कैपिटल R लोड रेजिस्टेंस। लोड कहाँ लगा हुआ है? जो यहाँ लगा था अंत में वो लोड था। आप डायग्राम देखिए ऊपर बुकलेट में, अंत में जो लोड लगा ऐसे ऐसे वो लोड है। अब एफिशिएंसी के मैक्सिमम मिनिमम के लिए थ्योरी कहती है कि एफिशिएंसी तब मैक्सिमम होगी जब ये इनफाइनाइट होगा, और प्रैक्टिकली जो हम लोग देखते हैं तो ये पाते हैं कि एफिशिएंसी तब मैक्सिमम होती है जब ये और ये दोनों बराबर होंगे। तो अगर दोनों बराबर होंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, 1 + 1 2 हो जाएगा, दिस अपॉन 2 यानी कि 0.203 आएगा। परसेंटेज करेंगे तो 100 का गुणा कर देना। बात समझ में आ गई है? अगर थ्योरेटिकली मैक्सिमम एफिशिएंसी पूछी जाए तो इसको इनफाइनाइट कर देना। हाँ, इसको सुन लो तो ध्यान से, इसको इनफाइनाइट कर देना तो ये 0 हो जाएगा। जब ये 0 हो जाएगा तो यहाँ बचेगा 1, तो आंसर होगा 0.406 यानी कि 40.6। प्रैक्टिकली पूछा जाए तो इन दोनों को बराबर कर देना, तो यहाँ 1 आ जाएगा, दिस अपॉन 2 आ जाएगा, 0.203 आ जाएगा। कठिन नहीं, आराम से करो। अब आता है फॉर्म फैक्टर। फॉर्म फैक्टर बराबर होता है V आउटपुट का आरएमएस वोल्टेज अपॉन आउटपुट का एवरेज वोल्टेज। तो जब आरएमएस अपॉन एवरेज करोगे तो ये V0 अपॉन 2 और V0 अपॉन पाई, तो पाई ऊपर चला जाएगा, V0 से V0 कैंसिल हो जाएगा, तो रिजल्ट आएगा π/2। π/2 का मतलब है 3.14/2। 3.14/2 का मतलब है हमारा 1
0.57 ये हो गया फॉर्म फैक्टर, ठीक है ना। फॉर्म फैक्टर के बाद एक टर्म आता है रिपल फैक्टर। रिपल फैक्टर इस बात को बताता है कि रिपल कितनी ज़्यादा है कि कितनी कम है। रिपल फैक्टर का फॉर्मूला होता है √f² + 1। तो जब f का ये मान यहाँ पे रखोगे, -1 करोगे, हाँ स्क्वायर करके -1 करोगे, रूट लोगे तो 1.21 आ जाएगा। ये मान क्योंकि ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब है कि रिपल से ज़्यादा है। रिपल से ज़्यादा है मतलब ये रेक्टिफायर अच्छा रेक्टिफायर नहीं है। अगर कोई पीक इन्वर्जन वोल्टेज पूछ ले, पीक इन्वर्जन वोल्टेज क्या होता है ये जानने में समय खराब तुम लोग ना करो। ये सुन लो कि अगर कोई पीक इन्वर्जन वोल्टेज पूछ ले तो इनपुट में जाके V0 उठा के आंसर कर देना। इनपुट में जाना, अरे इनपुट में जाना क्या मतलब होता है, इनपुट की इक्वेशन को देख लेना, V0 दिखेगा वही आंसर कर देना। पीक इन्वर्जन वोल्टेज ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर। अगर कोई पूछे रिपल फ्रीक्वेंसी, अगर कोई रिपल फ्रीक्वेंसी पूछे तो इनपुट में चले जाना और टी के बगल में, टी के बगल में टी कहाँ होता है, अरे इक्वेशन में होता है भैया, इनपुट की इक्वेशन में v = 200 साइन ओमेगा टी, मान लो लिखा है 2t, तो फ्रीक्वेंसी ओमेगा कितना है 2, तो आंसर कर देना ओमेगा के बिल्कुल बराबर, यानी कि आंसर कर देना 2 रेडियन/सेकंड। तो अगर पीक इन्वर्जन वोल्टेज पूछा जाए तो इनपुट में जाके V0 उठा के आंसर कर देना। अगर ट्रिपल फ्रीक्वेंसी पूछी जाए तो इनपुट में जाके टी के बगल वाला नंबर ओमेगा होता है उसको उठा के वही आंसर कर देना। तो ये आपका हाफ वेव रेक्टिफायर थ्योरी विद न्यूमेरिकल खत्म हो गया। इतना अगर आपने पढ़ लिया है तो हाफ वेव रेक्टिफायर का सवाल कभी गलत नहीं होगा। अगर तुमको ये फार्मूले नहीं आते हैं तो हाफ वेव रेक्टिफायर का कोई भी सवाल सक्सेसफुली सॉल्व नहीं होगा। एफिशिएंसी उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। फॉर्म फैक्टर उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, रिपल फ्रीक्वेंसी, रिपल फैक्टर उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पीक इन्वर्जन वोल्टेज ये छोटी सी बात इम्पॉर्टेंट है और रिपल फ्रीक्वेंसी छोटी सी बात है, इम्पॉर्टेंट है। मैंने कहा ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सवालों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये कोई सवाल ही नहीं है, इसमें तो कोई कैलकुलेशन करना नहीं है, डायरेक्ट पूछा जाएगा, डायरेक्ट जवाब हो जाएगा, क्योंकि इसमें कोई कैलकुलेशन है नहीं। और ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन होगा, तो न्यूमेरिकल सिर्फ यहाँ और यहाँ से होगा, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। फॉर्म फैक्टर ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो सकता है, फॉर्म फैक्टर, ठीक है ना। और उसके बाद ये दोनों अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपके क्वेश्चन वगैरह सब सॉल्व हो जाएंगे। अब आ जाइए फुल वेव रेक्टिफायर में। फुल वेव रेक्टिफायर में दो डायोड D1 और D2 इस्तेमाल किए जाते हैं। D1 को हम ये पल्स देते हैं और उसी वक्त हम D2 को ये पल्स देते हैं। एक सेकंड में आप समझ जाएंगे अगर ध्यान से सुनेंगे। देखिए इस समय हमने D1 को ये दिया और D2 को ये दिया, टाइमिंग वही चल रही है। ये जो मिसिंग हो गई है वो ऐसा नहीं है, ये थोड़ा सा दाईं तरफ खिसकेगा तो ये यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ पहुँच जाएगा तो, और ये यहाँ पहुँच जाएगा, ठीक है ना। तो उसको हल्का सा दाईं तरफ खिसका के अपने माइंड को सेट कर लीजिए। सेम टाइम पर हम D1 को ये देते हैं और D2 को ये देते हैं, तो क्या हालत होगी, ये हो जाएगा फॉरवर्ड बायस और ये इसकी वजह से ये हो जाएगा रिवर्स बायस। तो हमें आउटपुट मिल जाएगा, किसकी वजह से, D1 की वजह से आउटपुट मिल जाएगा। अगली बार A को ये मिला, B को ये मिला, ध्यान से देखो इधर P है और इधर N है। अब A को ये मिला, A को ये पल्स मिली और B को ये पल्स मिली, इस बार ये रिवर्स हो गया और ये फॉरवर्ड हो गया, ठीक है ना। तो इसने आउटपुट दे दिया। अगली बार फिर से ये फॉरवर्ड हो गया, ये रिवर्स हो गया, तो इसने कुछ नहीं किया पर इसने आउटपुट दे दिया। अगली बार ये फॉरवर्ड हो गया, ये रिवर्स हो गया, तो इसने कुछ नहीं किया पर इसने आउटपुट दे दिया। इस प्रकार से हमको इस वाले सिचुएशन में ये आउटपुट मिल गया, इस वाली सिचुएशन में ये आउटपुट मिल गया, इस वाली सिचुएशन में ये आउटपुट मिल गया, इस वाली सिचुएशन में ये आउटपुट मिल गया। क्योंकि एक बार D1 फॉरवर्ड बायस होता है तो पल्स को पार करा देता है, D2 उस समय रिवर्स बायस होता है। अगली बार D2 फॉरवर्ड बायस होता है, D1 रिवर्स बायस होता है, तो ये अपना पल्स को निकलवा देता है। तो एक बार ये पल्स निकलवाता है, ये रोकता है, एक बार ये निकलवाता है, ये रोकता है। इस प्रकार से हमें हर पल्स मिल जाती है। हमें पॉजिटिव पल्सेस भी मिल जाती हैं आउटपुट में और हमें आउटपुट में नेगेटिव पल्सेस भी मिलती जाती हैं और हमारा आउटपुट
फुल वेव रेक्टिफायर बन जाता है, जैसा कि आपको डायग्राम में दिखाया गया है। तो समझना कठिन नहीं है। ये देखिए, ये जो पल्स मिली है वो D1 की वजह से, ये D2 की वजह से, ये D1 की वजह से, ये D2 की वजह से। और अब इसमें आउटपुट को देख लीजिए, फिर हम न्यूमेरिकल बता दें। ये एक फुल वेव रेक्टिफायर है, ये एक फुल वेव रेक्टिफायर का आउटपुट है जो कि फ्लक्चुएटिंग है, रिपेल वाला है, ठीक है ना, रिपेल्स हैं, फ्लक्चुएशंस हैं। तो आउटपुट की आरएमएस वैल्यू निकालने का तरीका, इनपुट में जाएंगे, V0 उठाएंगे और √2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। एवरेज वोल्टेज, आउटपुट में एवरेज वोल्टेज निकालने का तरीका, इनपुट में जाएंगे, V0 को ले लेंगे इनपुट से, अपॉन पाई कर देंगे। यानी फुल वेव रेक्टिफायर में जो फार्मूले होते हैं वो अल्टरनेटिंग करंट वाले ही होते हैं। हालांकि ये डायरेक्ट करंट है, लेकिन फार्मूले अल्टरनेटिंग करंट वाले ही लागू हो जाते हैं। फ्रीक्वेंसी निकालने का फॉर्मूला होता है 0.812 अपॉन 1 प्लस जंक्शन रेजिस्टेंस अपॉन लोड रेजिस्टेंस, ठीक है ना। तो अगर पूछा जाए थ्योरेटिकली एफिशिएंसी कम मैक्सिमम होगी तो इसको इनफाइनाइट कर देना, तो ये 0 हो जाएगा और यही आंसर आ जाएगा। और अगर प्रैक्टिकली पूछा जाए तो इन दोनों को बराबर कर देना, तो ये इक्वल कर दोगे तो 1 हो जाएगा, 1 + 1 2 हो जाएगा, इसमें 2 का भाग दे देना तो 0.406 आ जाएगा, इंटू 100 कर देना तो परसेंटेज में मैक्सिमम एफिशिएंसी आ जाएगी। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जबकि सच बात तो ये है कि इन दोनों फार्मूलों के बगैर फुल वेव रेक्टिफायर का एक भी क्वेश्चन शायद सॉल्व नहीं होगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद आ जाते हैं फॉर्म फैक्टर में, वही फार्मूले जो वहाँ बताए थे वही हैं, लेकिन रिजल्ट अलग होंगे। V एवरेज तो यहाँ पर आएगा आपका V0/√2 और यहाँ पर आएगा 2V0 अपॉन पाई, ऊपर जाएगा, V0 से V0 कैंसिल हो जाएगा और पाई अपॉन 2√2 रिजल्ट आएगा। इसको सॉल्व करने पर देखिए 1.11 आएगा, जो कि 1.57 से कम है, तो ये कुछ बेटर रेक्टिफायर है। और अब बात करेंगे रिपल फैक्टर की। रिपल फैक्टर अंडर रूट f² - 1 होता है, सॉल्व करने पर 0.48 आएगा। ये जो रिपल फैक्टर है वो लेस देन 1 है, यानी कि रिपलिंग कम है, यानी कि ये एक अच्छा रेक्टिफायर है। हाफ वेव रेक्टिफायर की तुलना में ये एक बेटर रेक्टिफायर होगा। <clears throat> 1.11.48, ठीक है। और अब देखिए, अगर पूछा जाए पीक इन्वर्जन वोल्टेज इंपॉर्टेंट है, तो इनपुट में जाना, V0 को उठाना, इनपुट के पीक वोल्टेज को उठाना और डबल कर देना। और अगर रिपल फ्रीक्वेंसी पूछी जाए तो इनपुट में जाना, इनपुट की फ्रीक्वेंसी को उठाना और उसका डबल आंसर कर देना। तो पीक इन्वर्जन वोल्टेज और रिपल फ्रीक्वेंसी दोनों यहाँ पर हम लोगों ने डिस्कस कर ली। ये पार्ट इसका कम इम्पॉर्टेंट है, ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट हो सकता है, और फिर ये इम्पॉर्टेंट है, और ये दोनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चंस को लगाने के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये हो गया आपका फुल वेव रेक्टिफायर। आपका उद्देश्य ये होना चाहिए कि आपका सवाल निकल आए एग्जाम में और समझ में भी आ जाए तो सबसे अच्छी बात है। और वही हम लोग समझा रहे हैं, समझा रहे हैं। ये सब हो गया, देखिए ये सब देखिए हो गया। फुल वेव रेक्टिफायर बनाने के लिए हम लोग ब्रिज रेक्टिफायर का भी इस्तेमाल करते हैं। इसमें ध्यान से देखना, 4 डायोड होते हैं, इस तरीके से लगे होते हैं, ठीक है ना। तो तुम देखोगे कि एक ज्वाइंट पर NP होगा,
ठीक है ना। हाँ NP देखो, ध्यान से देखो भाई, तो जहां पर NP वाले ज्वाइंट है वहां पे इनपुट दिया करो, ठीक है ना। ये तैयार करो, याद करो। इनपुट किसके बीच में दोगे? अरे दो NP होंगे भाई, एक ये NP जंक्शन और ये देखो तो NP जंक्शन, तो इन्हीं के बीच में तार लगा के AC इनपुट दे देना। ये देखो AC इनपुट है, और एक होगा PP, देखो PP ज्वाइंट, और ये N ज्वाइंट, ये PP देखो PP N इसके बीच में लोड लगा के तुमको आउटपुट मिलेगा। और आउटपुट कैसा होगा? ये आउटपुट कैसा होगा? ये आउटपुट देखिए DC होगा, फुल वेव रेक्टिफायर, इसे कहते हैं ब्रिज रेक्टिफायर। देखो ब्रिज रेक्टिफायर सही बना है या नहीं बना है, ये कैसे देखेंगे? दो कोने होंगे NP वाले, बात सुनो ध्यान से। अगर एक भी डायोड गड़बड़ लगा है तो ये सब नहीं देखने को मिलेगा। आप एक को भी पलट के देख लीजिए, आपको ये सिचुएशन देखने को नहीं मिलेगी। दो कोने कैसे होंगे? NP वाले, और दो कोने कैसे होंगे? PP NN वाले। तो इनपुट किसके बीच में देना? NP वाले कोने में इनपुट देना, और आउटपुट किसके किसके बीच में लेना लोड लगा के? PP NN, PP ज्वाइंट और NN ज्वाइंट के बीच में लोड। अरे भैया आउटपुट हमेशा लोड लगा के लिया जाता है। अरे तुम्हें कुछ चलाना है कि नहीं चलाना है, कि शॉर्ट सर्किट कर दोगे? कुछ चलाओगे, बल्ब पंखा बत्ती हीटर कूलर कुछ लगाओगे ना, तो यहाँ पर वही बल्ब लगा है जो तुम्हें जलाना है, यही लोड है। ये वही पंखा है जो तुम्हें चलाना है, नहीं समझ रहे हो? वही बैटरी है जिसे तुम्हें चार्ज करना है। यहाँ कुछ तो लगाओगे, नहीं तो होगा कि आउटपुट में आइडियल वायर लगा दोगे तो तुम चलाओगे क्या? तो जो तुम चलाना चाहते हो, जलाना चाहते हो, वो तुमको यहाँ पर लगाना है, जिसे कहते हैं लोड रेजिस्टेंस। आउटपुट हमेशा लोड के ऊपर लिया जाता है, कभी सीधे तार में, आइडियल तार में आउटपुट नहीं लिया जाता है, कोई मतलब ही नहीं है। तुमने सीधे तार में आउटपुट ले लिया तो तुमने लिया क्या? तुमने कुछ चलाया ही नहीं, इसका मतलब है। भाई आप बल्ब जला रहे हैं, एक बल्ब आपके पास ऐसा है जो DC करंट से चलता है, तो आप तभी तो आप ये सब कर रहे हैं। तो यहाँ बल्ब लगाओगे तभी तो जलेगा, उसी को तो लोड कहते हैं। पंखा लगाओगे तभी तो चलेगा, हीटर लगाओगे तभी तो गर्मी आएगी, उसे ही लोड कहते हैं। आप लोग ये सोचते हैं कि अरे लोड बार बार क्यों लगा देते हैं? अरे आउटपुट से हमें कुछ चलाना है, कुछ पंखे बत्ती हीटर गीजर कूलर कुछ चलाना है कि नहीं चलाना है, तो वही तो लोड कहलाता है, वही तो यहाँ लगा हुआ है। आउटपुट हमेशा लोड पर लिया जाता है। लोड वही चीज़ें होती हैं जिन्हें हमें चलाना होता है, जलाना होता है। बात को समझो, ध्यान करते जाओ। इनपुट किसके किसके बीच में दोगे? NP के बीच में दो कोने होंगे। NP के दो कोने होंगे, और PP का एक होगा और NN का एक होगा। तो जो इनपुट दोगे वो NP के बीच में AC इनपुट होगा, और आउटपुट जो मिलेगा वो PP NN के बीच में लोड लगा के मिलेगा, जो कि फुल वेव रेक्टिफाइड होगा। बात को समझो हम क्या कह रहे हैं। ये ब्रिज रेक्टिफायर है। पूछ रहे हैं कि हाँ बताओ इनपुट किसके किसके बीच में दिया जाए, तो देखो ध्यान से। NP कोना, देखो ध्यान से, NP कोना। अगर ब्रिज रेक्टिफायर सही बना है तो, अगर ब्रिज रेक्टिफायर सही बना है तो ये NP कॉर्नर है, ये भी NP कॉर्नर। तो यहाँ पर हमको AC इनपुट देना है, ये लीजिए। और ये आंसर खुद ही दे दिया है बुकलेट में। ये कोना है PP और ये कोना है NN, इसके बीच में लोड लगा कर देखिए आउटपुट मिला है, जो कि फुल वेव रेक्टिफाइड आउटपुट है। ठीक है ना। तो इस सवाल का जवाब आप समझ गए होंगे। फिल्टर सर्किट्स क्या होते हैं? फ्लक्चुएटिंग DC को कांस्टेंट बनाने के लिए, लगभग ऐसा करने के लिए जो सर्किट इस्तेमाल होते हैं उनको हम लोग फिल्टर सर्किट कहते हैं। फिल्टर सर्किट कई प्रकार के होते हैं, उनमें से किसी का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, उनमें से किसी का भी इस्तेमाल किया जा सकता है।
जैसे ये देखिए, ये एक शंट फिल्टर है। शंट फिल्टर, यहाँ पर जो आउटपुट आएगा हाँ, यहाँ पर जो होगा वो ऐसा होगा, और इसको पार करने के बाद यहाँ जो मिलेगा वो लगभग ऐसा होगा, और इसकी वैल्यू इसके पीक वोल्टेज के बराबर होगी। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दी है, बहुत इंपॉर्टेंट। हाँ, ये जो कांस्टेंट वैल्यू होगी, बहुत ज़रूरी बात हो रही है। ये जो कांस्टेंट वैल्यू होगी, लगभग कांस्टेंट, ये देखिए, वो इस डीसी के पीक वैल्यू के बराबर होगी। ये पीक, ये जो यहाँ छपा होगा, वहाँ पर ये, मगर मान लो यहाँ पे 5 वोल्ट छपा हुआ है, यहाँ पे 0 5 वोल्ट 0, ठीक है ना। तो वी नॉट क्या है बताओ, 5। तो यहाँ पे क्या आउटपुट का मान कितना होगा, 5 वोल्ट, ठीक है ना। ये बहुत जरूरी बात है, सवाल पूछा जा चुका है। यानी कि फिल्टर होने के बाद जो कांस्टेंट आउटपुट मिलता है उसका मान फ्लक्चुएटिंग डीसी के पीक वोल्टेज के बराबर होता है। अब तुम कहोगे फ्लक्चुएटिंग डीसी का पीक वोल्टेज हमें कैसे मालूम पड़ेगा? तुम लोग उतनी देर से पढ़ के आ रहे हो। ये क्या था बताओ, एसी जो पीक वोल्टेज इसका था, बोलो, जो पीक वोल्ट, हाँ, 0 5 0 -5 0 +5 0 -5 0 +5 0। तो इसका पीक वोल्टेज भी इसका पीक वोल्टेज भी 5 था। तो जो डीसी बनती है फ्लक्चुएटिंग, उसका पीक वोल्टेज भी 5 होता है, और फिल्टर होने के बाद जो कांस्टेंट वोल्टेज मिलता है उसका मान भी 5 होता है। ये बता रहा हूँ, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रोसेस क्या होता है, कैपेसिटर चार्ज होता है, फिर डिस्चार्ज होता है, फिर चार्ज होता है, फिर डिस्चार्ज होता है, चार्ज होता है, फिर डिस्चार्ज होता है। तो वो एक मेंटेन रख लेता है थोड़ा सा, नहीं चार्ज होता है, डिस्चार्ज पूरा नहीं हो पाता, तब तक फिर से अगली साइकिल आ जाती है, फिर नेगेटिव साइकिल आती है, तो फिर डिस्चार्ज होता है, लेकिन तब तक फिर से पॉजिटिव साइकिल आ जाती है। यानी कि ये जो डिस्चार्ज हो रहा है वो ऐसे गिर नहीं पाता, बल्कि तुरंत फिर से चार्जिंग स्टार्ट हो जाती है। तो डिस्चार्जिंग चार्जिंग, डिस्चार्जिंग चार्जिंग, डिस्चार्जिंग चार्जिंग, मतलब डिस्चार्जिंग ऐसे क्यों नहीं हो जा रही, ये क्यों नहीं हो जा रहा भाई बताओ? अरे भैया, अगर ये हो गया तो हमने करा ही क्या? फिर हमने करा ही क्या? अगर वो घुस गया नीचे जाके, अगर वोल्टेज एकदम से 0 तक पहुंच गया तो फिर हमने करा ही क्या? ये तो रिपल में हो ही रहा था, बताइए, रिपल में तो ये तो हो ही रहा था, 0 5 0 5 0 5 0 5 0। तो अगर फिर से ये होने लगा तो फिर फिल्टर सर्किट ने किया क्या? ऐसा नहीं होता है। कैपेसिटर चार्ज हो जाता है और एकदम से डिस्चार्ज होने लगता है। जैसे ही डिस्चार्जिंग स्टार्ट होती है, फिर से चार्जिंग स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि ये साइकिल बड़ी जल्दी जल्दी होता है। तो जिसकी वजह से ये यहाँ तक गिर नहीं पाता। तो यानी कि ये जो लकीरें बनी हुई हैं ये गलत है, ये ऐसा होता ही नहीं है। हल्का सा गिरता है, फिर तुरंत चार्ज हो जाता है, फिर गिरता है, डिस्चार्ज, चार्ज, डिस्चार्ज, गिरने जब तक नीचे आया है, फिर से स्टार्ट चार्जिंग, डिस्चार्ज, चार्ज, डिस्चार्ज। तो ये लगभग कितने वोल्ट का होता है? वी नॉट, इनपुट के पीक वोल्टेज के बराबर होता है, ठीक है ना। ये बात है जिसको तमाम किताबों में और एनसीईआरटी में तमाम समझाने की कोशिश की गई है, और आप 15 बार पढ़ लीजिए, आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा कि क्या चार्ज, क्या डिस्चार्ज, क्या हो गया, कैसे हो गया। कैपेसिटर, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जो आपको मिला था, ये तो इसकी वजह से कैपेसिटर चार्ज हुआ, इसकी वजह से चार्ज हुआ, और इसकी वजह से डिस्चार्ज होने लगा। जैसे ही डिस्चार्जिंग स्टार्ट हुई, फिर से चार्जिंग स्टार्ट हुई, और फिर से डिस्चार्ज होने लगा, लेकिन तब तक इतना कम समय होता है, फिर से चार्जिंग स्टार्ट हो जाती है। इस प्रकार से डिस्चार्ज होकर ऐसे नहीं आ पाता है, उसको इतना मौका ही नहीं मिलता है कि वो अपनी डिस्चार्जिंग को यहाँ तक ले जाके जा पाए, ठीक है। इस प्रकार से हमारे को एक लगभग कांस्टेंट वोल्टेज मिल जाता है, जिस कांस्टेंट वोल्टेज का मान इनपुट के पीक वोल्टेज के बराबर होता है, ये भी कह सकते हैं, या इस फ्लक्चुएटिंग डीसी के पीक वोल्टेज के बराबर होता है, ये भी हम लोग कह सकते हैं। देखिए, तुम्हारा न्यूमेरिकल हो जाए, इसके लिए तुमको सब कुछ मैंने बता दिया है कि ये होता है। इस प्रकार से थ्योरी का जवाब दे सकते हो, इस प्रकार से न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो। पहली बात तो समझ में आना चाहिए,
और दूसरी बात न्यूमेरिकल भी निकलना चाहिए। ये देखिए एक फिल्टर छूट गया जो मैंने बनाया था, शंट फिल्टर, इसे कहते हैं सीरीज फिल्टर LC, ये चोक फिल्टर LCR, और ये ट्यून्ड फिल्टर R बाहर, और ये टैंक सर्किट LC। ये देखिए ये सब एक ही काम करते हैं, सब एक ही काम करते हैं। ये CLCR, इसे कहते हैं पाई फिल्टर। पाई फिल्टर सबसे लेटेस्ट फिल्टर है, सबसे अच्छा फिल्टरेशन का काम करता है। पाई फिल्टर इज बेस्ट फिल्टर सर्किट, ये लिखा हुआ है, पाई फिल्टर इज बेस्ट फिल्टर। पहला होता है शंट फिल्टर, दूसरा होता है सीरीज फिल्टर, तीसरा होता है तीसरा फिल्टर देखिए ट्यून्ड फिल्टर। शंट फिल्टर ऊपर बनाया था हमने, ये देखिए शंट फिल्टर, सीरीज फिल्टर, चोक फिल्टर, हाँ LCR, चोक फिल्टर, ट्यून्ड फिल्टर, पाई फिल्टर CLCR। कोई डायग्राम तुमको बना हुआ बनाने को नहीं कोई बोलेगा कि कौन सा डायग्राम, बस तुम ये देख लेना कुछ C और कुछ R कहीं दिख रहे हो तो वो फिल्टर सर्किट होता है। जो हाफ वेव या फुल वेव के रेक्टिफायर के आउटपुट के बाद जो दो टर्मिनल निकलते हैं वहां पे जोड़ दिया जाता है। ये पूरा ये दोनों कहाँ जोड़े जाएंगे, ये दोनों कहाँ जोड़े जाएंगे, ये दोनों जोड़े जाएंगे ये दोनों जोड़े जाएंगे यहाँ पे। मतलब कि जो फिल्टर सर्किट होंगे उसकी स्टार्टिंग यहाँ जोड़ी जाएगी और यहाँ जोड़ी जाएगी, और उसके बाद सर्किट होगा, उसके बाद फिर से ऐसे ही दो टर्मिनल होंगे और वहां पे जो आउटपुट मिलेगा वो कांस्टेंट होगा। तो ये हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर हम लोगों ने कर लिया है, फिल्टर सर्किट हम लोगों ने कर लिया है, ब्रिज रेक्टिफायर हम लोगों ने कर लिया है। और अब हम लोग 2-3 सवालों को सॉल्व करें। पहले find main supply current in the given network if diode are ideal। अगर डायोड आइडियल है तो यहां पर दिखेगा नहीं इसमें, देखो अब दिख रहा है। Here D1 get forward bias and D2 get reverse bias, RB reverse bias, FB forward bias, ठीक है ना। तो जो फॉरवर्ड बाइस हो जाएगा तो उसका जो रेजिस्टेंस होगा वो 0 मान लिया जाएगा, और रिवर्स बाइस वाले का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट मान लिया जाएगा। तो केवल D1 कंडक्ट करेगा। ये देखिए जो फॉरवर्ड बाइस हो गया वो आइडियल हो गया। ये देखिए ये फॉरवर्ड बाइस आइडियल वायर बन जाता है, रिवर्स बाइस टूटा तार बन जाता है, रिवर्स बाइस टूटा तार बन जाता है। देख रहे हैं ना, देखो ये D1 बिल्कुल, चलो अच्छा बना देते हैं, बना तो देंगे लेकिन बना दे रहे हैं, लेकिन रेजिस्टेंस लिख कर समझाएंगे। ये हो गया, और ये हो गया, ठीक है ना। तो ये हो गया फॉरवर्ड बाइस, तो इसका R1 इज इक्वल टू 0 लिख लो,
और ये रिवर्स बायस हो गया तो इसका R2 इज इक्वल टू इनफाइनाइट लिख लो। इसका मतलब है इस ब्रांच में करंट जाएगा, जो बैटरी से निकलेगा वो इस ब्रांच में जाएगा, और उस वाली आगे वाली ब्रांच में कोई करंट नहीं जाएगा। तो यहाँ पर I1 गया, यहाँ पर I2 गया, तो I2 इज 0 लिख लो पहले। I2 0 हो जाएगा क्योंकि वो रिवर्स बायस है। इनफाइनाइट रेजिस्टेंस वाली ब्रांच में कभी करंट नहीं जाता, और इसलिए मेन करंट और I1 आपस में बराबर होंगे, जो कि EMF अपॉन R एक्सटर्नल प्लस R इंटरनल से सॉल्व कर लिए जाएंगे। तो 10 प्लस 2 प्लस 1, 2 प्लस 1, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम दिया हुआ है, 10/3 एम्पियर। पीएन जंक्शन डायोड के क्वेश्चन आसान ही होते हैं, जीना डायोड के क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा अच्छे होते हैं। जल्दी नोट कर लीजिए भाई, ये सब लिख लीजिए, बाद में काम आएगा। फॉरवर्ड बायस रेजिस्टेंस 0, रिवर्स बायस रेजिस्टेंस इनफाइनाइट, इसलिए कोई करंट यहाँ नहीं आएगा। जो करंट मेन ब्रांच में आएगा वो इससे होता हुआ वापस चला जाएगा। ये नेटवर्क चालू रहेगा, ये बंद पड़ा रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि दो डायोड हैं जिनके ऊपर जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है वो 7 वोल्ट का हो जाता है इसके ऊपर, और 0.5 वोल्ट का हो जाता है इसके ऊपर, और ये 3 ओम का रेजिस्टेंस है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ डायोड्स निकालने हैं, यानी कि हमें R1 भी निकालना है और हमें R2 भी निकालना है। पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है और रेजिस्टेंस ऑफ डायोड निकालना है। तो अगर हम करंट निकाल पाएंगे तो ये काम हमसे हो जाएगा। तो देखिए हम लोग ये कैसे कैलकुलेट करें, करंट कैसे कैलकुलेट करें। तो VA माइनस VB हम निकालें पहले। पॉइंट A और पॉइंट B का पोटेंशियल डिफरेंस अगर हम निकाल लें तो कैसे आएगा, 11.2 में से 0.7 इस डायोड ने ले लिया और 0.5 उस डायोड ने ले लिया। ये पूरा पोटेंशियल डिफरेंस कितना था, यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये यहाँ मत देखो यार, यहाँ जहाँ चीजें लगी वहां देखो। यहाँ से लेके यहाँ तक कितना पोटेंशियल डिफरेंस था, 11.2 वोल्ट। उस 11.2 वोल्ट में से इसने 0.7 वोल्ट खा लिया और इसने 0.5 वोल्ट खा लिया, तो जो बचेगा वो इसको मिलेगा। भाई 3 चीजें लगी हैं आगे नेटवर्क में और एक सोर्स लगा हुआ है, तो सोर्स जो वोल्टेज फेंकेगा उसमें कुछ ये खा लेगा, कुछ ये खा लेगा, जो बचेगा वो इसको मिलेगा। तो 11.2 माइनस 1.2 यानी कि ये हो गया 10 वोल्ट। इस 10 वोल्ट वैल्यू की मदद से हम यहाँ पर I निकाल लेंगे। वहां पर देखो ध्यान से, बिटवीन पॉइंट A एंड B, ठीक है ना। करंट इज इक्वल टू क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V बाई R। तो डेल्टा V 10 है और R की वैल्यू है 3 ओम, तो 10/3 एम्पियर। नोट करते जाइए। तो फॉर डायोड 1 डेल्टा V इज इक्वल टू IR, डेल्टा V इज 0.7, I इज 10/3, R1 हमको फाइंड करना है। तो R1 इज इक्वल टू 2.1/10 यानी 0.21 ओम। इसी प्रकार से D2 के लिए डेल्टा V इज इक्वल टू IR, डेल्टा V इज 0.5, I इज 10/3, R हमें फाइंड करना है। सो R2 इज इक्वल टू 1.5/10
मीन्स 0.15 ओम। जल्दी नोट कर लीजिए। छाया कैसी आ रही है? रिकॉर्डिंग में नहीं आएगी। ठीक है, तो देखिए अच्छा सवाल था जिसमें ये सोर्स का पोटेंशियल डिफरेंस दिया है और हमें दोनों डायोड से इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करने हैं। दोनों डायोड के ऊपर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो दिया हुआ है, ठीक है ना। तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 3 भागों में बटेगा, कुछ ये ले लेगा, कुछ ये ले लेगा, कुछ ये ले लेगा। तो पूरे में से जो इसने ले लिया, जो इसने ले लिया उसको घटा दिया तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। समझ रहे हैं? इस पोटेंशियल डिफरेंस से ये करंट निकाल लिया, ये करंट वही यहाँ होगा, जो करंट यहाँ होगा वही यहाँ होगा, वही करंट यहाँ होगा। जब हमें इस डायोड पर और इस डायोड पर करंट मालूम पड़ गया तो डेल्टा V इक्वल टू आई आर की हेल्प से हमने R1 भी निकाल लिया और R2 भी निकाल लिया। यहाँ पर कहा जा रहा है कि बताइए कौन से ऑप्शन में दोनों पर पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। तो पहले ये देखा करो कि कौन फॉरवर्ड बायस है, कौन रिवर्स बायस है। तो इस पहले डायग्राम में ये फॉरवर्ड बायस है, P पॉजिटिव से जुड़ा है और यहाँ पर P निगेटिव से जुड़ा है, तो ये रिवर्स बायस है। इसलिए क्या होगा इस डायग्राम में कि R1 कम होगा R2 से। R1 R2 होते हैं जंक्शन रेजिस्टेंस ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, स्मॉल r से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। तो R1 कम होगा R2 से, तो V1 भी कम होगा V2 से, यानी कि ये ऑप्शन हम सेलेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि हमें वो ऑप्शन सेलेक्ट करना है जिसमें दोनों डायोड के ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो। लिखा हुआ है, लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लिखा हुआ है, हम लिख रहे हैं समझाने के लिए। यहाँ ध्यान से देखिए, P जुड़ा है पॉजिटिव से, फॉरवर्ड बायस हो गया। N जुड़ा है नेगेटिव से, ये भी फॉरवर्ड बायस हो गया। तो R1 और R2 सेम होंगे और R1 R2 सेम होंगे तो V1 और V2 भी सेम होंगे क्योंकि V इक्वल टू क्या होता है बताओ? I R होता है। तो I दोनों में सीरीज में होने की वजह से I दोनों के लिए सेम होगा तो V प्रोपोर्शनल टू R होगा। तो अगर R सेम होगा तो V भी सेम होगा। तो ये ऑप्शन हम चॉइस करेंगे। तीसरा डायग्राम और देखिए, यहाँ पर N जुड़ा है पॉजिटिव से, रिवर्स बायस, P जुड़ा है नेगेटिव से, रिवर्स बायस। जब दोनों रिवर्स बायस हैं तो रेजिस्टेंस कैसे होंगे? बराबर होंगे। जब दोनों रिवर्स बायस हैं तो दोनों के रेजिस्टेंस बराबर होंगे, हाई होंगे, बराबर होंगे। मेन बात ये कि बराबर होंगे, हाई होंगे, वो बात तो ठीक है, वो बात तो ठीक है तुम्हारी, लेकिन मेन बात है कि दोनों के रेजिस्टेंस बराबर होंगे। और दोनों के रेजिस्टेंस अगर बराबर होंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस भी दोनों के क्रॉस बराबर होंगे। तो हम लोग थर्ड को भी चॉइस करेंगे, सेकंड और थर्ड दोनों को हम लोग चॉइस करेंगे। ये देखिए एसी इनपुट है और हमें लोड पर आउटपुट वोल्टेज फाइंड करना है। हमें आउटपुट वोल्टेज की आरएमएस वैल्यू फाइंड करनी है। ऐसे सवालों में एक लकीर खींच के इनपुट में अलग काम किया करिए, आउटपुट में अलग काम किया करिए। आइए पहले इनपुट का पीक वोल्टेज निकाल लें। और एसी इनपुट V RMS का फॉर्मूला होता है पीक वोल्टेज अपॉन √2। तो ये 200 दिया हुआ है और V0/√2। ये तो कहीं लिखा नहीं है कि ये 200 वोल्ट RMS है। हाँ, लिखा नहीं है इसीलिए RMS है। बिना कुछ कहे जब एसी में कुछ दे दिया जाता है तो वो RMS होता है। इस प्रकार से इनपुट का पीक वोल्टेज 200√2 वोल्ट हुआ।
इस प्रकार के किसी भी क्वेश्चन में लकीर खींच के इनपुट में अलग काम करिए, आउटपुट में अलग काम करिए। अब आ जाइए आउटपुट में। इस डायग्राम को देखकर हमें साफ नजर आ रहा है कि दिस इज हाफ वेव रेक्टिफायर, HWR, हाफ वेव रेक्टिफायर। हेंस फॉर आउटपुट में जो VRMS होगा, जिसको हम लोग डैश लगा के रिप्रेजेंट करते हैं, अगर हम डैश ना लगाएं तो इनपुट और आउटपुट में अंतर ही नजर नहीं आएगा। फिर एक स्टूडेंट हमेशा कंफ्यूज रहेगा और जब वो क्वेश्चन का सोल्यूशन देखेगा तो भी हमेशा कंफ्यूज रहेगा कि ये कौन सा RMS है और ये कौन सा RMS है। जब हम RMS में डैश लगा देते हैं तो समझ जाओ कि आउटपुट का RMS है। आउटपुट कैसा है? DC है, लेकिन कैसा है? फ्लक्चुएटिंग है। अगर फ्लक्चुएटिंग ना होता तो हम RMS और एवरेज निकालते ही क्यों? RMS और एवरेज किन चीज़ों के निकाले जाते हैं? जो वेरिएबल होती हैं उनके RMS और एवरेज निकाले जाते हैं। जो कांस्टेंट होते हैं उनके RMS और एवरेज निकाले ही नहीं जाते हैं। इन सब बातों को समझते हैं तो ठीक है। तो इनपुट में जाइए, पीक वोल्टेज उठाइए और √2 से नहीं बल्कि 2 से भाग दीजिए। नहीं, जब AC में काम करेंगे तो √2 से भाग देंगे, जब DC में काम करेंगे तो 2 से भाग देंगे। किसमें? हाफ वेव रेक्टिफायर DC में। तो 200√2/2 करेंगे तो ये आ जाएगा 100√2 वोल्ट। ये है आउटपुट का RMS। आउटपुट कैसा है? DC। कैसा DC? हाफ वेव रेक्टिफाइड DC। जल्दी करें, लकीर खींच के इनपुट साइड में अलग काम करें क्योंकि इसके फॉर्मूले अलग होते हैं, और आउटपुट साइड में अलग काम करें क्योंकि इसके फॉर्मूले अलग होते हैं। क्योंकि ये इनपुट जो है वो AC है, ये आउटपुट जो है वो DC है। और DC आउटपुट दो तरीके का होता है, एक हाफ वेव रेक्टिफायर और दूसरा फुल वेव रेक्टिफायर। इन क्वेश्चंस को समझकर तुम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। अब अगर तुमने ये 4-5 क्वेश्चन जो हम बताने जा रहे हैं बता ही रहे हैं, मतलब उनको समझ लिया तो AC इनपुट ऑफ पीक वोल्टेज डायरेक्ट दे दिया। बिल्कुल डायरेक्ट दे दिया है इनपुट का RMS, नहीं, इनपुट का पीक। इनपुट का पीक वोल्टेज बिल्कुल डायरेक्ट दिया है तो हमें इनपुट में कोई काम करना ही नहीं पड़ेगा, हम सीधे आउटपुट में आएंगे। इट इज हाफ वेव रेक्टिफायर और इसलिए फॉर आउटपुट VRMS डैश RMS वोल्टेज ऑन लोड का मतलब होता है आउटपुट। इनपुट में जाके पीक वोल्टेज को पहचान कर उठाकर 2 से डिवाइड करेंगे तो 200/2 मतलब इस बार आंसर क्या आएगा? 100 वोल्ट आएगा। तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, और अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो फिर हर सवाल में कंफ्यूजन होगा। पहले पहचान लिया करो कि हाफ वेव रेक्टिफायर है कि फुल वेव रेक्टिफायर है। फिर क्या किया करो, इनपुट में अपना होमवर्क अलग करो, आउटपुट होमवर्क अलग करो, क्योंकि इनपुट बिल्कुल अलग चीज है और आउटपुट बिल्कुल अलग चीज है। इनपुट AC है और आउटपुट DC है, और DC है तो कौन सा DC है? हाफ वेव कि फुल वेव? ये वाला सवाल हाफ वेव। हटा रहे हैं। ये देखिए, ये भी हाफ वेव रेक्टिफायर है लेकिन विद फिल्टर है। आगे कैपेसिटर देख लिया, आगे कैपेसिटर देख लिया, ये फुल्ली चार्ज हो जाएगा और आगे लोड नहीं है तो डिस्चार्ज ही नहीं होगा, क्योंकि आगे लोड नहीं है तो चार्ज ही हो जाएगा और डिस्चार्ज होने के लिए लोड उसके पास
है ही नहीं, तो ये भी नहीं होगा। ये जो गिरता है फिर एकदम से उठने लगता है, फिर हल्का सा गिरता है फिर उठता है, ये भी नहीं होगा। बिल्कुल ही बढ़िया मिल जाएगा। कहने की बातें हैं। अब फिल्टर होने के बाद हम यहाँ लोड तो लगाएंगे, अपना बल्ब वल्ब जलाएंगे नहीं, तो हमने लगाया नहीं है, पर प्रैक्टिकली वहां पर लोड होगा। लोड होगा नहीं तो तुम ये सब कर किस लिए रहे हो? बिना लोड ही नहीं ले रहे हो तो कर किस लिए रहे हो? कोई चीज तुमको जलानी नहीं, चलानी नहीं, तो फिर करना क्या है? मत करो। ये लकीर खींच है और ये हम समझ गए हैं कि ये हाफ वेव रेक्टिफायर विद फिल्टर है। आइए इनपुट में आ जाइए। इनपुट में VRMS इज इक्वल टू पीक वोल्टेज अपॉन √2 V0 बाई √2। तो इनपुट का जो पीक वोल्टेज आया वो 200 √ 2 वोल्ट आया। 200 √ 2 वोल्ट आ गया। अब आ जाइए इट इज हाफ वेव रेक्टिफायर विद फिल्टर। विद फिल्टर है, hence for output V is equal to V0, input V0। इनपुट V0 और इनपुट V0 हमारा है 200 √2। 200 √2 का मान 1.41 रख लेंगे। वो रिजल्ट जो ऊपर लिखा हुआ आंसर वो आ जाएगा, 282 आ जाएगा। अरे क्या नोट कर लिया होगा? यस। ये क्वेश्चन है, देखिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। आज का ये लास्ट क्वेश्चन मान लीजिए, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं बने तो देख लेंगे आप लोग। जो हम लोगों ने पढ़ा उससे संबंधित सवाल हम लोगों ने कर लिए हैं, और ऐसे और भी सवाल हैं जो अभी हम लोग और करेंगे, कल करेंगे। ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें जो इनपुट है वो एक्चुअली डिजिटल सिग्नल है, बाइनरी सिग्नल। बाइनरी सिग्नल में क्या होता है कि जैसे 0 + 10 -10 + 10 -5 + 5, ये बिल्कुल इस प्रकार के सिग्नल जो हमारे बाइनरी सिग्नल बोले जाते हैं। हमें हमारा क्वेश्चन है कि आउटपुट पर जो सिग्नल मिलेगा वो कैसा मिलेगा। ये तो इनपुट सिग्नल है जो कि पॉइंट M को दिया गया है, ये 0 वोल्ट पर मेंटेन रखा गया है। ये 0 वोल्ट पर मेंटेन कैसे रखा गया होगा? कोई ना कोई तरीका लगाया गया होगा। मेरा ख्याल है कि अर्थिंग करके रखी गई होगी, ठीक है ना। इस प्रकार से N 0 वोल्ट पर रहेगा और ये सारे सिग्नल हम लोग किसको देंगे? M को देंगे। तो जब हम M को B देंगे, ध्यान से देखो, ये N है और ये P है। तो जब हम M को B देंगे तो ये रिवर्स बायस हो जाएगा, D देंगे रिवर्स बायस हो जाएगा, F देंगे रिवर्स बायस हो जाएगा। यानी कि B, D और F जब सिग्नल M को देंगे तो कोई आउटपुट नहीं आएगा। अरे भाई ये सब पॉजिटिव हैं और यहाँ पे क्या है? N। तो जब ये पॉजिटिव होगा ये रिवर्स बायस हो जाएगा और आउटपुट निकलने नहीं देगा। और जब ये नेगेटिव होगा, बोलो,
निगेटिव होगा तो ये n, ये निगेटिव ये n, तो ये फॉरवर्ड बायस हो जाएगा और आउटपुट दे देगा। ध्यान रखें आउटपुट देने से पहले वोल्टेज दो भागों में बटेगा, एक मिलेगा इसको, जितना वोल्टेज इसको मिलेगा उतना इसको मिलेगा, क्योंकि R1 का मान भी R है और R2 का मान भी R है और सीरीज में है, तो वोल्टेज का बंटवारा होगा बराबर बराबर। क्यों बराबर बराबर? R सेम है तो वोल्टेज भी सेम मिलेगा, बंटवारा एक समान होगा। तो जो मेन बात समझाने की थी वो हमने समझा दी है और अब हम लिखने जा रहे हैं। उम्मीद है कि आप समझते हुए चलेंगे। देखो भैया ए की तो बात ही छोड़ दो, ए तो 0 वोल्ट का सिग्नल है, तो ये भी 0 वोल्ट और ये भी 0 वोल्ट, तो आउटपुट भी 0 होगा। तो ए की तो खैर बात ही मत करिए। फॉर इनपुट सिग्नल B, D and F, diode will be reverse bias. Diode will be reverse biased, hence output will be 0. Hence do not conduct नहीं करेगा यानी कि धारा या वोल्टेज को धारा को प्रभावित नहीं होने, कंडक्ट नहीं करेगा। hence do not conduct, hence output will be 0. ये तो पहली बात हो गई। दूसरी बात, फॉर सिग्नल C and D, for signal C and E, diode will be forward bias, hence will conduct हमें आउटपुट मिलेगा। आउटपुट कैसा मिलेगा? देखो, फॉर C V आउटपुट विल बी 10/2 -10/2 मतलब -5 वोल्ट, एंड फॉर E V आउटपुट इज इक्वल टू -5/2 क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आउटपुट में सीरीज में दो हैं, ये R और ये भी R, तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो दो बराबर भागों में बटेगा। तो जब ये -10 होगा तो भी बराबर बट जाएगा, और जब -5 होगा तो भी बराबर बट जाएगा। तो इतनी एनालिसिस के बाद अब हम आउटपुट बनाने जा रहे हैं इनपुट के सामने। आउटपुट सिग्नल, जब इनपुट सिग्नल बाइनरी है तो आउटपुट सिग्नल भी बाइनरी होगा, अगर हम कोई डिस्टरबेंस छेड़छाड़ नहीं करेंगे तो देखिए इनपुट ए तो जीरो सिग्नल है, तो कोई बात ही नहीं है। उसके बाद बी, उसके बाद सी, हाँ ये सी हो गया, सी, ये सी हो गया -5 वोल्ट पर। उसके बाद डी, नो आउटपुट। उसके बाद ई, हाँ ई कितना आउटपुट? -2.5। और उसके बाद एफ, नो आउटपुट। ये लीजिए
ये हमने आउटपुट सिग्नल डिफाइन कर लिया समझ बूझ के। 0 0 -5 0 -2.5 0 ये है आउटपुट बाइनरी सिग्नल, जबकि ये था इनपुट बाइनरी सिग्नल। सवाल बहुत ही अच्छा सवाल ये माना जाता है। मतलब इस सवाल को समझकर आप इसके जैसे कितने भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आज हम लोग यहीं तक रखेंगे और कल हम लोग इसी के आगे, कल ये चैप्टर, जैसा कि मैंने आपसे कल भी कह दिया था, इस चैप्टर में अभी 2 टर्न लगेंगे। इस चैप्टर में अब कुछ भी नहीं बचा है सिवाय किसके, फोटो डायोड। कुछ क्वेश्चन बचे हैं अभी, 3-4 क्वेश्चन होंगे, उनको करने में 5-7-10 मिनट लगेगा। उसके बाद फोटो डायोड जो मुश्किल से 10 मिनट में खत्म हो जाएगा। उसके बाद सोलर डायोड, उसको समझने में भी 5 से 7 मिनट लगेगा, इससे ज़्यादा समय नहीं लगेगा। और उसके बाद आखिरी में है लाइट एमिटिंग डायोड। 10 मिनट आप उसका मान लीजिए और 10 मिनट आप क्वेश्चन के मान लीजिए, मतलब कुल मिला के 1 घंटे में ये चैप्टर अब फिनिश हो जाएगा, यानी कि कल ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ तक आज तैयारी कर लीजिए। इस सवाल को जरूर रिवाइज करिएगा, ये जो लिखा हुआ है उसको अपना देखकर या वीडियो देखकर जैसे भी करके तैयार जरूर करना है। चलिए।